अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम आपको बताएंगे कि कोरोना त्रासदी ने किस तरह से लाखों लोगों की जिंदगी में अंधेरा ला दिया है, उनकी जिंदगी को भारी मुश्किलों और मुसीबतों से भरा हुआ बना दिया है। हमारे 55 संवाददाता अब तक इस पैंडेमिक में शहरों के बाद 1714 गांवों तक पहुंच चुके हैं, यानी 1700 से ज्यादा गांवों का भ्रमण और दौरा हमारे 55 संवाददाता अलग अलग जिलों में उत्तर प्रदेश के कर चुके हैं। बहनों भाइयों, हालात बहुत भयावह हैं। हमारी और आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी और व्यापक भयावह त्रासदी है, जिसमें न जाने कितने लोगों ने अपनी जान खोई है। असंख्य लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों का कोई सही आंकड़ा जिला प्रशासन, मीडिया या राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। सरकारी आंकड़े असत्य का पुलिंदा हैं, क्योंकि गांव में इतनी बड़ी तादाद में मौतें हुई हैं बहनों भाइयों की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे संवाददाता 55 रिपोर्टर जिन 1714 गांवों तक अब तक पहुंचे हैं, 90% से अधिक में स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम ही नहीं पहुंची। टेस्ट और दवा की बात तो बहुत दूर की है, यहां कोई टीम तक नहीं पहुंची जो गांव के लोगों को पैरासीटामोल जैसी सामान्य दवा भी उपलब्ध करा पाती। तो आप कल्पना करिए कि हालात कितने भयानक है। गांव गांव बुखार है, सर्दी खांसी जुकाम है, सीने में जकड़न है, सांस फूल रही है। लोग रात में सोते हैं और सुबह मरे हुए मिलते हैं। उन बेचारों को यह पता भी नहीं है कि उन्हें कोरोना हुआ है। गांव में आई त्रासदी ने हाहाकार मचा दिया है और यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अर्बन उत्तर प्रदेश और रूरल उत्तर प्रदेश के बीच एक बहुत बड़ी दीवार है। एक बहुत बड़ी दीवार है जिसने उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में बांट रखा है, शहर का उत्तर प्रदेश और गांव का उत्तर प्रदेश। गांव के लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जा रहे हैं, उनका कोई जीवन नहीं है। शहर में तो फिर भी लोग चीख कर SOS कॉल करके ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए देश दुनिया से जुड़े थे और सरकारें मजबूर हो रही थी कि लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराएं। लेकिन हमारे गांव के भाई बहनों के लिए एक भी सुविधा गांव में उपलब्ध नहीं है। जहां पैरासीटामोल जैसी दवा न उपलब्ध हो, वहां आप अंदाजा लगाइए कि आपको लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस या ICU या वेंटिलेटर जैसी चीजें कहां गांव में नसीब है। गांव क्या, उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों में नसीब नहीं है। मौतों का तांडव देखना हो तो गंगा का किनारा, यमुना का किनारा, सरयू का किनारा देख लीजिए। विभत्सतम हालात मिलेंगे। आज जब बारिश हुई है तो प्रयागराज के जिस 10 किलोमीटर एरिया में लाशें बिखरी और बिछी पड़ी थी, उनमें से बालू हट गई है और लाशें बाहर दिख रही हैं। सड़ांध फैली हुई है। इंसानी जिस्मों की भयानक दुर्दशा का दौर जारी है। कुत्ते नोच नोच कर लोगों के, इंसानों की लाशों को खा रहे हैं। हालात और भयावह हो गए हैं क्योंकि बारिश में बालू हटी, लाशें ऊपर आ गई हैं। हम उन दृश्यों को टेलीविजन पर दिखा नहीं सकते हैं। आत्मा कांप उठती है जब वो दृश्य दिखाते हैं। कुत्ते भूखे भेड़ियों की तरह हमारे आपके प्रियजनों की लाशों को नोच रहे हैं, खा रहे हैं। और हमारी सरकार अब तक इनके सामूहिक दाह संस्कार का कोई भी कार्य योजना तैयार नहीं कर पाई है। यह किसी भी राज्य के लिए, शासन तंत्र के लिए बेहद शर्मनाक बात है। हैरान करती है यह बात कि हमारे हुक्मरानों का दिल कितना पत्थर का है कि शमशान घाट शवों से भरे पड़े हैं, लेकिन इनके अंतिम संस्कार की कोई योजना नहीं बनी है। जिंदा थे तो दवा नहीं दी, जिंदा थे टेस्ट नहीं किया, बीमार थे इलाज नहीं मिला, और मर गए तो कीड़े मकोड़ों की तरह दफन कर दिए गए। प्रेस नोट और बयानों में यह सरकार कहती रही कि सबका सम्मान से अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन बहनों भाइयों, यह सिर्फ बयान में अंतिम संस्कार हो रहा है। जमीनी धरातल बिल्कुल अलग है। लूट भ्रष्टाचार का माहौल है, अराजकता का माहौल है। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि शासन तंत्र नाम की कोई चीज बची नहीं है। सिर्फ बयानों के जरिए कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आज सरकारी आंकड़ों में बताया गया कि कोरोना अब सिर्फ 6000 केसेस एक दिन में मिल रहे हैं। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के किसी ब्लॉक, किसी तहसील में केवल 15,000 सैंपल भेज दीजिए टेस्ट करने के लिए, किट्स। इससे ज्यादा
पॉजिटिव केसेस आपको निकलकर सामने आएंगे। एक ब्लॉक और एक तहसील की मैं बात कर रहा हूं, प्रदेश की बात तो दूर की है। और यह बात मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ, चुनौती के साथ, दावे के साथ कह रहा हूं। जिला आप चुन लीजिए, तहसील आप चुन लीजिए और भेज दीजिए 15,000 20,000 किट, और फिर देखिए सही तरीके से उनकी जांच करा दीजिए कोरोना की, आधी से अधिक आबादी आपको वहां पर कोरोना संक्रमित मिलेगी। गांव गांव बुखार फैला हुआ है, हर अखबार में रिपोर्ट है, हर चैनल पर रिपोर्ट है, हर सोशल मीडिया पर रिपोर्ट है। लेकिन सरकार के आंकड़ों में कोरोना खत्म हो गया है। सरकार के आंकड़ों में बहनों भाइयों भले खत्म हो जाए, लेकिन आपको सावधान रहना है, मौत से बचना है आपको। कोरोना का मतलब मौत होता है, और गांव में तो अगर आपको इसने पकड़ लिया तो बचना आपके लिए बेहद कठिन है। इसलिए बचने की जिम्मेदारी आपकी है, सरकार के लिए। अब आप एक आंकड़ा भी नहीं है, मर जाओगे, गिने भी नहीं जाओगे। कोरोना काल में दुख दर्द की, तकलीफ की लाखों कहानियां हैं। लोगों ने महिलाओं ने अपने पति खोए, बच्चे अनाथ हुए, माता पिता ने अपने बच्चे खोए, भाई खोए, दोस्त रिश्तेदारों की मौत हुई, घर में कमाऊ सदस्यों की मौत हुई। आज उन परिवारों का जीवन बहनों भाइयों बिखर चुका है, वो बर्बाद और तबाह हो गए हैं। बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। गांव के लोगों को तो अपनी बात कहने का तरीका भी नहीं मालूम। उस शहर के लोगों की तरह स्मार्ट नहीं है कि लच्छेदार जुमलों और भाषा का इस्तेमाल करके अपनी बात कहें। वो बस सवाल पूछने पर रोने लगते हैं। बच्चे फूट फूट कर रो रहे हैं, क्योंकि अब उनका जीवन आगे कैसे चलेगा। उनके पिता की मृत्यु हो गई, घर के कमाऊ सदस्य चला गया, तो अब आगे का जीवन, लालन पालन और शिक्षा कैसे होगी, इसका अभूतपूर्व संकट उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में खड़ा हो गया है। अचानक से लोगों की जिंदगी बदल गई है। उनके घर रोजी रोटी कैसे चलेगी जिनके घर का कमाऊ सदस्य चला गया। क्या सरकार के पास ऐसे लोगों के लिए तत्काल कोई योजना है? बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बयान है सरकार के पास। कोई ठोस कार्यनीति, कोई योजना नहीं है जहां वो अपने नागरिकों को सांत्वना के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर ये कह सके कि परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। बल्कि सरकार उनके जख्मों पर तेजाब और नमक बूक रही है। जो लोग कोरोना से मारे गए, क्या उनको हक नहीं है कि उनका जीवन सम्मान से चले, उनके परिवार का, और उनके परिवारों को सरकार अडॉप्ट करे और उनको मुआवजा दे, उनके बच्चों की ग्रेजुएशन तक, स्नातक तक शिक्षा फ्री की जाए। आप सिर्फ 5 किलो गेहूं देकर किसी को मोहताज नहीं कर सकते हैं। एक अदद परिवार की तमाम जरूरतें होती हैं, उनको अब कौन पूरा करेगा? जिनके घर के कमाऊ सदस्य चले गए, उनका जीवन आगे कैसे चलेगा? मैं जानना चाहता हूं और सरकार को जवाब देना चाहिए। यह डेमोक्रेसी है, लोगों को जानने का हक है। आपको चुना इसलिए गया है कि आप सही नीति बनाएं और गांव में बैठे अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाएं। आपने नहीं पहुंचाया। कोरोना हुआ, वो मरते रहे, आप इग्नोर करते रहे। अब वो मर गए हैं, उनके परिवार मर रहे हैं, आप फिर उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। और मैं अपने गांव के ग्रामीण भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, कहां हैं आपके विधायक, कहां है आपके सांसद और कहां है आपका मंत्री? उनको टैग करिए, उनको सोशल मीडिया पर पूछिए, उनको फोन करिए और उनसे पूछिए कि जब हम मर रहे थे तो तुम कहां थे? ये विधायक, सांसद और मंत्री जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि सरकारों तक आपकी तकलीफ पहुंचाए, ये अपने घरों में छिपे बैठे रहे। यह आपका फर्ज है कि अपने सांसद विधायक पर जिम्मेदारी निर्धारित करिए। उनसे पूछिए कि जब हमारा बेटा मर रहा था, हमारे पिता मर रहे थे, मेरी पत्नी मर रही थी, दोस्त रिश्तेदार मर रहे थे, तुम कहां छिपे हुए थे? क्यों नहीं सरकार से मदद दिलाई? अधिकारी तो आज एक जिले में तैनात हैं, कल दूसरे में चले जाएंगे। विधायक और जनता को दूसरे क्षेत्र में रहना है ना। इन्होंने आपके विश्वास के साथ घात क्यों किया? इन्होंने आपके साथ धोखा क्यों किया? जनप्रतिनिधियों ने आपसे वोट लेकर आपको मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? आपके मन में यह सवाल जरूर होना चाहिए। और जहां भी मिले आपके विधायक, सांसद और मंत्री, उनसे सवाल आपको जरूर करना होगा। आए जब वोट मांगने तो उन दरवाजे पर पर्ची चपका के रखना जो घर के लोग मरे हैं आपके, और उनसे सवाल पूछना। ऐसी मानव त्रासदी भारत के इतिहास में देखी नहीं गई, और इस कदर कुप्रबंधन भी भारत के इतिहास में देखा नहीं गया। लोगों को मरने के लिए मौत के घाट छोड़ दिया गया। ऐसी ऐसी त्रासदी, दुख भरी कहानियां हैं जो मैं आपको सुनाकर आपको डिप्रेस नहीं करना चाहता, अवसाद में नहीं डालना चाहता, लेकिन लोगों ने अपना जीवन खो दिया है। बच्चों का जीवन अंधकार में है,
बुजुर्ग माँ बाप ने किस तरह से अपने बेटे और बहू की लाश को अंतिम संस्कार आग दी है, उनकी आत्मा को, पीड़ा को महसूस करिए। ये अनर्थ हुआ है और इतनी बड़ी तादाद में हमारे भाई बहन मारे गए हैं। सरकार वो आंकड़ों को अगर सार्वजनिक कर देगी, जिस दिन सदियों तक आप ये आंकड़ा भुला नहीं पाएंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि सभी ग्राम प्रधान, नगर पंचायत, नगर पालिका, शमशान के रजिस्टर, नगर आयुक्तों से अगर हलफनामा हाईकोर्ट मांग ले कितने लोग मरे, बहनों भाइयों आपको हफ्तों नींद नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में लोगों की यह दुर्दशा अकल्पनीय है। 3 टीचर मारे गए, उत्तर प्रदेश की सरकार बता रही है। दुनिया जानती है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, हर एक जनपद जानता है कि ये 2000 से ज़्यादा मौतें शिक्षक, कर्मचारी, अनुदेशक, शिक्षा मित्रों की और चुनाव कार्य में लगे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की हुई है। लेकिन उनकी मौत को शहादत नहीं माना जा रहा है। परिवार के परिवार रो रहे हैं। किसी के 4 बेटी है, किसी के 3 बेटियां हैं, एक छोटा बच्चा है। टीचर मतलब घर का कमाऊ सदस्य, वो मर गया। अब जीवन कैसे चलेगा? क्या आपका कलेजा इतना पत्थर का हो गया है कि आपको ये जिंदा तड़पते लोग और शमशान में दफन ये लाशें दिखती नहीं है? इनको आपको जगाने और आपको दिखाने के लिए और क्या किया जाए? इसीलिए मैं बहनों भाइयों कहता हूं कि आप अपने विधायक, सांसद और मंत्री से पूछो, और आज ही पूछो, पूछना शुरू करो। उनको फेसबुक पर टैग करो, उनको व्हाट्सएप पर पूछो, उनको ट्विटर पे पूछो, उनको फोन करके पूछो कि जब मर रहे थे हमारे लोग, विधायक जी तुम कहां थे? जब मर रहे थे हमारे भाई बहन, सांसद जी तुम कहां थे? और जब मर रहे थे हमारी गांव की जनता, मंत्री जी तुम कहां थे? क्या चुनाव में नागरिकों का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए होना चाहिए? और मैं दावे से कह रहा हूं, अगर मेरी सच्चाई हो तो मेरी बात को झुठलाया जाए। उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों के पास गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले तक का पॉलिटिकल नेटवर्क है। किसी ने पन्ना प्रमुख बनाया है, किसी ने साइकिल प्रमुख बनाया है, किसी ने हाथी प्रमुख बनाया, किसी ने पंजा प्रमुख बना रखे हैं। ये नेटवर्क किस दिन काम आना था? क्या आप सिर्फ राजनीतिक मशीन है, इलेक्शन की मशीन है कि आप जनता के पास तब जाएंगे जब आपको वोट की दरकार होगी? उसके बाद जनता जिए या मरे या भाड़ में जाए, आपसे कोई वास्ता नहीं। क्या इस राजनीतिक नेटवर्क का इस्तेमाल जो गांव-गांव, बूथ-बूथ, आपने एक बूथ 25 यूथ, हमारा बूथ सबसे मजबूत, कहां नष्ट हो गए ये सब? कहां चला गया ये सब? क्या हम इसको समाज और जनता के हित में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? बहनों भाइयों, इन राजनीतिक दलों के लिए आप सिर्फ एक वोट है। अगर अब भी तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी तो आने वाली तुम्हारी नस्लों की भी हालत इससे बुरी होगी। यह सही वक्त है कि अब जाग जाओ, आंखें खोलो और देखो कि सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, सभी राजनीतिक दल तुम्हारा किस प्रकार से शोषण करते हैं और तुम्हारे मरने पर पलटकर देखने वाले भी नहीं है। यह कड़वी सच्चाई है। कोई चैनल, कोई एंकर, कोई पत्रकार ये कहना नहीं चाहता, पर मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं खुद गांव का हूं और मैं तुम्हारे बीच का हूं। मैं तुम्हारे बीच पला बढ़ा हूं। मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूं, जानता हूं, एहसास करता हूं। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर अब नहीं जगोगे और अब अपने सांसद, विधायक, मंत्री से सवाल नहीं पूछोगे तो यकीन मानो कि तुम तो भुगत ही रहे हो। तुम अपनी ये भुगतने की परंपरा और विरासत अपने बच्चों को और आने वाली नस्लों को भी देकर जाओगे। जो तुमने भोगा है उससे बुरा भोगने के लिए तुम अपने बच्चों के सामने अपना भविष्य दे रहे हो। ऐसी बेबसी और लाचारी मैंने देखी नहीं कि लोग अपने प्रियजनों की लाश नदी किनारे छोड़कर चले जाएं। जानते हैं क्यों? क्योंकि लोगों के पास इलाज तक को पैसे नहीं बचे, घर, खेत, जेवर बिक गए। 20-20 हजार रुपया वसूला जा रहा था शमशान में लाश जलाने के लिए। कौन गरीब 20 हजार देने की स्थिति में गांव में है? कितने लोग हैं? लोग मजबूरन अपने लोगों के शवों को गंगा नदी किनारे, यमुना किनारे, सरयू किनारे, तमाम नदियों के किनारे गाड़ कर जाने को मजबूर हुए। इससे बड़ी विपदा मानव समाज पर कभी आ सकती है क्या? मुझे लगता है नहीं आ सकती है। और यह सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। जिंदा को इलाज नहीं और मरने वालों को अंतिम संस्कार नहीं, यही तो विफलता है। और विफलता किसको कहते हैं? आप कुछ बयान सुने बहनों भाइयों, फिर एक बड़ी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। सर गोसाई रामबाग लेके गए, वो देखे नहीं। उसके बाद में गोसाईगंज कहीं तो जांच करा लाओ, जांच करा, दवा नहीं दी, दोबारा जांच मिली तो दवा नहीं करी। ऑक्सीजन ना पा तो वहाँ
कम थी तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दी, कहा कि यहाँ की बस की बात नहीं है, यहाँ बेड नहीं खाली है, ऑक्सीजन कमी है, इसलिए यहाँ भर्ती नहीं करेंगे, कहीं और हॉस्पिटल में लेकर जाओ। तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए हम लोग घर लेकर आए। तो अब पापा को लेटा दिया और जब 1 बजे देखा तो सांस ही नहीं ले रहे थे। जाफराबाद में 42 मौतें हो गई, गाजीपुर में 45 मौतें हो गई, ललौली में करीब 100 मौतें हो गई, लेकिन सरकारी कोई सुविधा नहीं है। न वहाँ पर कोई स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, न कोई वहाँ पर और कोई सुविधाएं हैं, किसी प्रकार कोई सुविधा नहीं। 6 विधायक बीजेपी के हैं और 2 राज्य मंत्री हैं, 1 केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, किसी गांव में कोई टीम नहीं जा रही है। जो यहाँ पे सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, आप सुबह मॉर्निंग 6 बजे चले जाइए, आपको 20-25 डेड बॉडी परमानेंटली आपको जलती हुई मिलेंगी। 20 लोग जो है वो कोविड-19 लोग थे, वो पॉजिटिव पाए गए थे। 2 लोगों की डेथ हुई है और 2-3 लोग सीरियस भी हैं। कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं आई है, सिर्फ कागज़ों पे काम चल रहा है और अभी तक कोई जांचें नहीं हुई है। गाँव का तो बहुत बुरा, 20-25 आदमी यहाँ पे मर गए और कोई देखभाल के लिए नहीं आया। बलरामपुर में 73 बेड थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं लिया, तो कह रहे हैं यहाँ कोई जगह नहीं है। वहाँ से हम सिविल गए, वहाँ भी नहीं, लोहिया गए, वहाँ भी नहीं मिला, और शेखर हॉस्पिटल गए, वहाँ भी नहीं मिला, कहीं भी जगह नहीं मिली। जिस गांव जाइए उस गांव 10 लोग मर गए, 20 लोग मर गए, 25 लोग मर गए, टेस्ट नहीं हो रहे हैं, दवाएं नहीं मिल रही, ये शिकायत आम है। और मुझे हैरानी है कि 2 महीने से लगातार ये सब दिखाने के बावजूद सो रहे लोग जग नहीं रहे हैं। ये हैरानी की बात है। मुझे लगता है कि वो सोने का नाटक कर रहे हैं, वो जगे हुए, उन्हें पता है शायद। आज की डिबेट में नेहा शालिनी दुआ हैं बीजेपी से, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, सैयद जरीन बहुत ही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नेहा शालिनी दुआ जी, मैंने अपने जीवन काल में मानव शरीरों की इस प्रकार से भयानक दुर्दशा और इतना भयानक अपमान मैंने देखा नहीं कि 10-10 किलोमीटर की लंबाई तक शमशान घाट बने हों और लोग अपने प्रियजनों की लाश छोड़कर या गंगा किनारे दफन करके जाने को मजबूर हों। क्या हम इसे उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता का स्मारक ना कहें तो और क्या कहें? ब्रजेश जी, सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है और गांवों में भी नियंत्रण रहे, इस पे भी काम हो रहा है। शहरों पर तो नियंत्रण पा लिया गया, लखनऊ, बरेली, रायबरेली और ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर केसेस कम आ रहे हैं। मैं आपको बीबीसी की ही रिपोर्ट बताती हूं कि पहली बात तो वैसे ही है कि यूपी में 59,000 जो है 59,002 गांव हैं, उस ग्राम पंचायत है, उसमें 97,401 जो है वो गांव हैं जो 75 जिलों में आते हैं, उसमें से 8,742 गांव जो हैं वो संक्रमित हैं। ये सरकार को पता है, इसीलिए सरकार उन गांवों में जाकर दवाइयां, जैसे कि कुछ उनका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, गाजीपुर, प्रयागराज, रायपुर, प्रतापगढ़, इन सब गांवों में जो है, और गोरखपुर, यहां पर लोग जो हैं वो निगरानी में हैं, उनको एंटीजन टेस्ट कराए जा रहे हैं। 50 लाख एंटीजन टेस्ट जो हैं अभी तक यूपी में गांव में, क्योंकि 97,000 गांव हैं तो इसमें टाइम लगता है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि 8,710 गांव जो हैं वो संक्रमित हैं, सभी गांव संक्रमित नहीं है। ये आंकड़ा ICMR का भी है और यही आंकड़ा जो है ये आप BBC चैनल या कोई भी कहीं भी सर्च करके आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा सरकार का आंकड़ा नहीं है। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूं कि इतनी बड़ी आबादी में भी 8,700 जो गांव हैं वो संक्रमित हैं, जिनके ऊपर पूरी निगरानी की जा रही है। और उसके अलावा जहां पर अगर ऐसा पाया जा रहा है कि कहीं गांव जहां सरकार अगर आप कहते हैं नहीं पहुंच पाई, तो जहां से जैसे ही खबर मिलती कि यहां 1 केस है या 2 केस है या किसी को हल्के से भी सिम्टम्स हैं खांसी जुकाम के, तो वहां पर उनका RT-PCR टेस्ट या एंटीजन टेस्ट जो है वो कराया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सरकार लापरवाह हो गई। अगर सरकार लापरवाह होती, मैं तो सिंपल सी बात कहती हूं, अगर सरकार लापरवाह होती तो आज आप देखिए जो केसेस हैं 6,000 पे पहुंच गए हैं, और 11 मई को ये केसेस 20,000 थे और 30
अप्रैल को 25 अप्रैल को आप बिल्कुल कीजिए, 25 अप्रैल को 35,000 थे। तो अगर सरकार काम नहीं कर रही होती तो 35,000 का आंकड़ा आज एकदम मेरे से 2 सवाल हैं 6,000 आपसे। नहीं आता। आप उस आंकड़े को मानेंगे नहीं। मैं इसलिए नहीं मान रहा हूं क्योंकि जो ग्राउंड की रिपोर्ट है वो सरकारी आंकड़ों से मैच नहीं करती। मैं ये जानना चाहता हूं कि कन्नौज से लेकर बलिया तक ये गंगा के दोनों किनारों पर ये दफन लाशें क्या दूसरे देश के लोगों की हैं, या मंगल ग्रह से आए लोगों की हैं, या कहीं और से आए लोगों की हैं, या फिर ये लोग आपकी सरकार को बदनाम करने के लिए मर गए और गंगा किनारे लेट गए? बिल्कुल नहीं। जिन लोगों के साथ, जैसे मैं आपको बताती हूं कि जब शमशान घाटों में ऐसा हो रहा था कि लोग महंगी लकड़ियां बेच रहे थे, तो कई गरीब लोगों ने अपने परिजनों की लाशों को बहाया। हम मानते हैं वहां पर भी फिर सरकार ने काला बाजारी रुकवाई गई कि लोग जो है, अब देखिए चाहे ऑपोजिशन पार्टी के ही बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों से ऑक्सीजन के सिलेंडर मिले, जिनके घर से रेमडेसिविर दवाइयां मिली, जिनके घर मेरे से सवाल का जवाब आपने नहीं ढूंढेंगे दिया। तो लकड़ियां भी मिल जाएंगी। आपको पता है कि प्रयागराज में संगम के किनारे फाफा मऊ से लेकर छतनाग से लेकर अरैल तक का इलाका जो संगम क्षेत्र कहलाता है, ये 10-12 किलोमीटर के एरिया में एक तरफ इतनी लाशें हैं मैडम, इतनी लाशें हैं कि अगर आप दृश्य देख लेंगी तो मुझे पता है कि आप 2-3 दिन सो नहीं पाएंगी। ये अगर मैं इसको सरकार की विफलता ना कहूं, ये कौन लोग हैं जो मारे गए हैं और इनको सरकार क्यों नहीं गिन रही है? देखिए बिल्कुल क्यों सरकार बिल्कुल गिन रही है, और ऐसा नहीं है सरकार लापरवाही। जो भी लाशें मिल रही हैं उनको बकायदा उनका अंतिम संस्कार अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है। सरकार उनका, आप खुद चेक कीजिए। अरे आपको पता है कि लोग डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं प्रयागराज में ताकि लोगों का अंतिम संस्कार हो सके। चंदा करके सामूहिक दाह संस्कार किया जा रहा है। आपकी सरकार नाकाम है। अंतिम संस्कार जो है जिंदा को इलाज नहीं, मरने के बाद अंतिम संस्कार नहीं। आप कहीं से ऐसे निकाल के किसी लोगों को दिखा दें जो जाके सरकार की बुराई करे। हम भी ऐसे अरे मर गए लोग कहां से शिकायत करेंगे मैडम? अंतिम संस्कार जो एक बात बताओ, जो लोग कब्रों में दफन है, जो मरे हुए हैं उनके अंतिम संस्कार पुलिस कर रही है। लेकिन कुछ चैनल जैसे जिन्होंने ठान रखा है कि उन्होंने सरकार की बुराई करनी है, अगर मुर्दे लेटे हैं कब्रों में, तो हम ये क्या कह दें कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा काम किया जो मुर्दे लेटे हैं? सच्चाई दिखाइए। ये बताऊं कि ये सरकार की सफलता है कि ये लोग मारे गए, कितने पत्थर दिल लोग हो गए हैं कि आपके लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है। मुझे हैरानी है और अचरज है। आप सिर्फ गांव के केसेस अगर दिखा रहे हैं तो आपको शहरों का भी बताना चाहिए कि केसेस कम हुए हैं। ये भी सरकार की सफलता है। मैं बता रहा हूं ना, इसी शहर में लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प के मरे। इसी शहर में लोग बिना ऑक्सीजन के 8,000 गांवों में संक्रमण है, 90,000 गांव है यूपी में। आप झूठ बोल रही है सरकार। मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप आइए, गांव में संक्रमण मैं और मेरी टीम आपको विजिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश का गांव-गांव दिखाएंगे मैडम। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और चलिए दिखाता हूं आपको। क्यों कराएंगे? हम खुद विजिट कर रहे हैं। आपकी सरकार नहीं विजिट कर रही है ना? विजिट कर रहे हैं। वहां पर जो जनता के साथ हो रहा है वहां पर ये सरकार की विफलता है और सरकार की बेशर्मी है। सरकार मानने को तैयार नहीं अपने नागरिकों की लाशों को। आपने तो टीचरों और अध्यापकों और कर्मचारियों की भी मौत को शहादत नहीं माना आपने। अगर 1621 मरे तो आपने बताया 3। हमने स्वीकारा था जब ऑक्सीजन की कमी हुई। थैंक यू, शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी। आज जो है भाई ये दर्द असहनीय है सुरेंद्र राजपूत जी, और दर्द के बाद ये सरकारों की पत्थर दिली मुझे और बेचैन करती है, बहुत परेशान करती है। मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है कि आखिर गांव गरीब के लोग किधर जाएं। सुरेंद्र राजपूत जी, मैडम थैंक यू। मैडम शांत हो जाएं, आपका टाइम ओवर प्लीज। ओके सुरेंद्र राजपूत जी। सर थैंक यू। आपका झूठ हम नहीं मानेंगे, हमारा सच आप नहीं मानोगे, बस यही होगा। भाई यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, ये मूल रूप से सरकार की असफलता नहीं है, ये सरकार की सफलता है। इसी के लिए तो ये सरकार आई थी। ये सरकार इसके लिए थोड़ी आई थी कि लोगों को अच्छाई देगी, लोगों को नौकरियां देगी। ये तो पहले से कह करके आई थी कि हम तो शमशान और कब्रिस्तान के लिए आए हैं। इनको जो अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया थी, इनको संगम से लेकर के श्रृंगेरपुर तक का मुर्दों का मोहल्ला दिखा दीजिए। एक बार सिर्फ मुर्दों का मोहल्ला दिखा दीजिए जहां पे मेरे और आपके भी रिश्तेदार हैं। आप इस चीज को समझिए कि वहां पर लगातार पहले राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करता, कह रहे हैं आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं आप यहाँ पर अब बोलो मत भाई मैडम, आप आप ही की तारीफ आप बोलिए। ठीक है जी।
मेन जो चीज है, उस मुर्दों के मोहल्ले में जाकर के ये लोग वोट मांग लें। सारे के सारे हिंदू हैं, कोई खतरे में नहीं है, क्योंकि वो चिर निद्रा में सो गए हैं, और सबके सब वो प्रेत योनि में जाएंगे, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं हुआ है। दूसरी बात नेहा शालिनी जी कह रही है कि सिर्फ 5000 गांव में। नेहा जी, सहारनपुर से लेके देवरिया तक और बुंदेलखंड से रोहेलखंड तक किसी 10 गांव में चलिए आप, लखनऊ आ जाइए, पिंडरा गांव है यही बगल में है पिंडरा गांव। 5 दिन में 25 लोग मर चुके हैं वहां। मैं नहीं कह रहा हूं, सरकारी भी लोग वहां जाकर के पूछ आए हैं। 25 लोग के आसपास मर गए पिंडरा गांव में। लखनऊ की जड़ में है ये गांव। आपकी रात को सोए भैया 1 बजे उठे ही नहीं, भैया ऑक्सीजन थी ही नहीं, और क्या करें। नदी के किनारे तो लोग गाड़ आ रहे हैं, अभी हजारों की संख्या या अनगिनत संख्या ऐसी है जहां पे नदियां नहीं है, पोखरे हैं, जहां पे और जगहों पे, वहां कितने गड़े हुए शव मिलेंगे आप तसव्वुर नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ले लीजिए। आज से 30 साल पहले कांग्रेस ने सीएससी पीएससी जो बनाई थी, उनमें आप लोग डॉक्टर नहीं दे पा रहे, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं दे पा रहे, उनको कोविड सेंटर नहीं बना पा रहे। आप बड़े बड़े स्कूल जो बंद पड़े हैं, उनको आपने आइसोलेशन सेंटर नहीं बना, जिसमें कोई खर्चा नहीं होना आपका। मैं आपको बताऊं कि यह सरकार सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करना जानती है, यह सरकार सिर्फ और सिर्फ बयान देना जानती है, और यह सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति और चुनाव लड़ना जानती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण, जब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने मोदी जी को फोन किया तो प्रधानमंत्री के कार्यालय से आया कि प्रधानमंत्री अभी बात नहीं कर सकते, चुनाव में व्यस्त हैं, चुनाव की रैली में व्यस्त हैं। उद्धव ठाकरे ऑक्सीजन मांग रहे थे। पर आप बताइए सुरेंद्र राजपूत जी, उत्तर प्रदेश के गांव में लोगों की तकलीफ का कोई अंत नहीं है, भयानक तकलीफ में है लोग, गांव गांव दर्द भरी कहानियां हैं, और सरकार का यह क्रूर मजाक लोगों को परेशान करता है। ये मैं आपको बताता हूं ब्रजेश भाई, ये सरकार के जिम्मेदार जो भी लोग हैं, चाहे अधिकारी चाहे नेता, ये सब के सब अपने झूठ बोलने पर, इस अकर्मण्यता पर, निकम्मेपन पर पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे और नरक के भागी होंगे। वैभव महेश्वरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज मैंने खबर में देखा कि संजय सिंह प्रयागराज पहुंचे हुए हैं और वहां वो काफी लकड़ियां वगैरह लेकर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी और दूसरे दलों का कहना है कि आप राजनीति कर रहे हैं। विजय जी, हमारा कहना है कि सभी लोग राजनीति करें, सभी लोग कम से कम इतनी संवेदनशीलता रखें कि बीमार को इलाज मिल जाए और मृतक को अंतिम संस्कार मिल जाए। अभी 2-3 दिन पहले से ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आपके चैनल पर ये जो देख रहे हैं और तमाम जगहों पर देख रहे हैं कि ये मृतकों को अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं है, तो किसी का भी मन, मैं खुद ही अब तक 5-6 लावारिस जो लोग थे जिनको क्लेम नहीं करा किसी ने, उनका खुद अंतिम संस्कार में लखनऊ में कर चुका हूँ। इसी तरह से ये बात हो रही थी कि इलाहाबाद में जो शव देखे तो ये तय किया गया कि भाई क्या करा जाए, तो खुद के सीमित संसाधनों से जाकर हमने वहाँ पर लकड़ी की व्यवस्था करी और लोगों को अंतिम संस्कार सम्मानजनक तरीके से मिल जाए इसकी व्यवस्था करी है। गांव में एकदम गुलाबी मौसम है जैसा नेहा बता रही हैं? नेहा जी किस सोर्स से बता रही हैं, बीबीसी वगैरह पढ़ के आई हैं, मैं कह नहीं सकता, हो सकता है बिल्कुल जानकारी उनकी हो उनके हिसाब से, लेकिन हमारे यहाँ हालात थोड़े अलग हैं। हमारे यहाँ तो लोग मर रहे हैं, इलाज नहीं है, खांस रहे हैं, उनको उनकी बीमारियां भी पता नहीं है। लेकिन जो पार्टी पिछली बार आपको याद होगा गांव-गांव पूरे देश में एलईडी लगा के प्रधानमंत्री ने संवाद किया था। जब इतने ज़्यादा रिसोर्सेज आपके पास होते हैं, एलईडी लगाते हो, आप गांव-गांव तक बूथ मैनेजमेंट कर देते हो, एक एक बूथ पे 20 आदमी खड़े कर देते हो, चुनाव आता है तो रिक्शे की तरह हेलीकॉप्टर खड़े होते हैं यहाँ सभी एयरपोर्ट्स के ऊपर। यानी साधनों से और मैनेजमेंट के मामले में इस पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन चूंकि नीयत इतनी खराब है, इसलिए वो सारा का सारा जो साधन और मैनेजमेंट है वो अपने पाने के लिए होता है, वो देने के लिए नहीं होता। आप देखो 3-4 दिन पहले हमने ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत करी थी यहाँ पर लखनऊ के अंदर। कल वो ऑटो एम्बुलेंस को एक फर्जी कॉल करके, एक इंसिडेंट सुनिए आप, मरीज बनकर यहाँ की सरकार के अधिकारियों ने फोन करा, ऑटो को बुलाया कि हमें इस जगह से उस जगह पर लेकर जाना है, एक मरीज को, आप आ जाइए। और जब ऑटो वाला वहां पहुंचा तो वहां उसको पुलिस ने गिरफ्तार करा, ऑटो और ऑक्सीजन को जब्त कर लिया, उसका मोबाइल जब्त कर लिया। और जब मैं थाने पहुंचा तो मुस्कुरा के बोले, राजनीति है, आप तो सब जानते ही हैं कि क्या मामला चल रहा है, काम तो आप अच्छा कर रहे थे। कर ली गई? नहीं, उन्होंने ऑक्सीजन जब्त कर ली,
कह रहे हैं काम तो आप अच्छा ही कर रहे हो, लेकिन हम जानते हैं क्या करें, ऊपर से आदेश है। अब ये ऊपर कौन है जो ना जी रहा है, ना जीने दे रहा है, ना किसी को मदद करने दे रहा है। प्रधानमंत्री जी का भाषण में 3 दिन पहले सुन रहा था, हम सबको आगे आना होगा, हमको मदद करनी होगी, उपदेश बाबा, प्रवचन बाबा की तरह उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन जब मदद करेंगे तो एफआईआर हो जाएगी, आपको एफआईआर झेलनी पड़ेगी, आपको जब्ती झेलनी पड़ेगी, आपको मुकदमे झेलने पड़ेंगे। क्या कर रहे हैं आप? क्या प्रायोजित कर ये हत्याएं करी जा रही हैं या क्या किया जा रहा है? सैयद जरीन मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। सैयद जरीन जी, बड़ा असहनीय दर्द है और लोगों के दुखों का कोई अंत नहीं है। मैं आगरा का कल का एक घटनाक्रम आपको बताना चाहता हूं कि एक शिक्षा मित्र थे प्रदीप कटारा जी, उनकी मृत्यु हो गई पंचायत चुनाव की ड्यूटी में। सरकार ने उनकी शहादत को नहीं माना, गिना नहीं। उनकी 3 बेटियां और एक छोटा सा बच्चा और उनकी बेवा रह गई। रिपोर्टर हमारे जब मिलने गए तो सवाल कई किए रिपोर्टरों ने, लेकिन उनके पास रोने और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था। अब उनका पूरा जीवन खराब हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी संवेदनहीनता क्यों, और ये जो लोगों का दुख है उसको बांटा क्यों नहीं जा रहा है। अब ब्रजेश जी देखिए, अब तो ना 15 लाख की लालच है, ना अच्छे दिन का हमको इंतज़ार है। अब हम ऐसे दौर में चल रहे हैं कि अगर हम जीवित हैं तो यही विकास है, इसी को ही हम विकास कहेंगे। अच्छा, अभी शिक्षा मित्र की जैसे आपने बात कही, 1671 लोग जो शिक्षा मित्र थे, जो हमारे जो उस वक्त कर्मचारी जो कर्मचारी थे, वो यूपी पंचायत चुनाव में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। बेचारे देखिए, वो भी एक नौकरी में थे, तो नौकरी के तहत ज़बरदस्ती जब चुनाव डाला गया, उत्तर प्रदेश के जनता के ऊपर पंचायती चुनाव डाला गया, तो बेचारे वो भी लगे, उन्होंने अपनी ड्यूटी करी, उसमें जो चले गए, तो उनके परिवार को सिर्फ 3 का हवाला दिया गया है। उनसे पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुआवजा देना पड़े। पूरे विश्व में क्या आपने कभी किसी देश, किसी प्रदेश में ऐसा देखा है? अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि सनातन धर्म में जो होता है, जब 16 संस्कार होते हैं, उसमें अंतिम संस्कार जो होता है वो होता है कि उसमें लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा है कि पूरे विधि के अनुसार जब हम जब अंतिम संस्कार करते हैं तो उसमें जो जीव होता है, जो उसकी जो अतृप्त वासनाएं होती हैं, तो वो अगर हम प्रॉपर तरीके से उसका अंतिम संस्कार करेंगे तो वो शांत होती हैं और उसको मुक्ति मिलेगी। अच्छा, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जहाँ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहाँ राम जन्मभूमि है, जहाँ की मुखिया मठ के इतने बड़े मठाधीश हैं, और मैं अपने उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहूँगी, मैं इस प्रदेश की बहुत अदना सी एक मतलब एक निवासी हूँ, इस प्रदेश की मैं एक हूँ, और मैं एक युवती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि मैं मानती हूँ कि आप ऑक्सफोर्ड के नहीं पढ़े, आप हार्वर्ड से नहीं पढ़कर हैं, आपको जो है, अगर ऐसे होता कोई मुख्यमंत्री जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा होता, हार्वर्ड का पढ़ा होता, उसको शायद इस बारे में नहीं पता होता, लेकिन आप तो धर्म गुरु हैं। चलिए ठीक है, आपने स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी, कोई बात नहीं, लोग तड़प तड़प के मर गए, कोई बात नहीं। आपने लॉकडाउन जो लगा हुआ है उसमें जो लोग डेली कमाते थे, उनकी को कोई आर्थिक मदद उनको नहीं पहुंचाई गई। कम से कम जो लोग मरे थे, मरने के बाद मैं बात कर रही हूं जो सनातन धर्म में, उनको अंतिम संस्कार तो दे देते। आप यकीन मानिए ब्रजेश जी कि देख के दिल कांप जा रहा है कि बालू में थोड़े थोड़े फीट में उन लाशों को जो है दफना दिया गया है। हवा चली, बालू उड़ गई, बारिश हुई, जो लाशें थी वो ऊपर निकल आई, कुत्ते नोच रहे हैं उनको। वो हमारे भी परिवार के होंगे, कोई बड़ी बात नहीं कि हमारे जानने वाले होंगे जिनकी लाशों को कुत्ते नोच रहे हैं। अगर अभी भी हमारा दिल ना मरे तो मतलब हम डूब के मर जाए उसी गंगा के अंदर। हमें इतनी शर्मिंदगी हो रही है, पूरे विश्व में हमारा मजाक बन रहा है कि हमारे जो देश के, हमारे प्रदेश के लोग जिंदा रहे तो हमने उनको ऑक्सीजन नहीं दिया, जब वो मर गए। आप यकीन मानिए, मेरी जिंदगी में एक बहुत जिंदा दिल औरत हूं, लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया पे कुत्तों को नोचते देखा, नहीं आप रोइए नहीं, मैं आपकी भावना ब्रजेश जी, जब मैंने कुत्तों को नोचते, वो मैं भी हो सकती थी, वो मेरे पर, और कोई बड़ी बात नहीं कि मेरे जानने वाले भी होंगे, वो मेरे बहुत से जानने वालों के परिवार के लोग होंगे। क्या उन्होंने कभी तस्वुर करा होगा कि एक बार ऐसा राम राज्य आएगा कि लाशों को कुत्ते नोचेंगे? और कहां की बात कर रही है बीजेपी की प्रवक्ता, जाइए देख कर आइए। आप पूरे दुनिया थूक रही है, इस वक्त थूका जा रहा है। और मैं फिर से अपने मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगी कि आप कम से कम, अरे आप तो धर्म गुरु हैं, आप मुझ पर भी एनएसए लगाकर जेल में डाल दीजिए,
मुझे परवाह नहीं है इस चीज की, लेकिन मैं बोलूंगी। आप कब तक बोलने से मना करेंगे लोगों को? आप जेल तो खाली रखेंगे, लोगों के घर जेल बना देंगे। जब लोग नहीं बोलेंगे तो अस्पताल भरेंगे, लोगों के घर जेल बन जाएंगे। मैं बार बार आपसे सवाल पूछूंगी कि क्यों कुत्ते लाशें नोच रहे हैं? ये ऐसी स्थिति, आप लोगों को मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। जिनके परिवार के होंगे, आप ब्रिजेश जी बताइए, जिनके परिवार वहां पर अपनी गरीबी के तहत गाड़ कर आए होंगे, उसके बाद उनको पता चला होगा कि हमारे परिवार, हमारे पिता, हमारी माता, हमारी बेटी की लाश वो कुत्ते नोच रहे हैं। उनकी रातों की नींद कहां जाएगी? उनका भविष्य कहां जाएगा? वो मेंटल ट्रॉमा में क्या वो रात में सोते होंगे इस तरीके की विचलित करने वाले वीडियोस देख करके? बहुत अफसोस है, मेरे पास शब्द नहीं है, पर हम सबको अपनी भावनाओं पर बहुत नियंत्रण करना है, क्योंकि जिस प्रकार के विजय जी आप बताइए, हम लोग आगे फ्यूचर क्या अपने बच्चों को क्या दे करके जाएंगे? अभी भी समझ नहीं आएगी क्या हमको? आप एक बाराबंकी में मस्जिद ढा देते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप अभी भी धार्मिक लोगों को लड़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पास मुद्दा नहीं है, क्योंकि आप विफल हो चुके हैं, इसलिए आप मस्जिदें गिरा रहे हैं। सीतापुर में ब्रिजेश जी एक ट्रॉमा सेंटर 2016 से बना तैयार खड़ा है, आपने क्यों नहीं उसको स्टार्ट करा? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी ने बनाया था। तो जब आप खुद ही राजनीति इतनी जबरदस्त कर रहे हैं कि आप कहीं से भी नहीं, मैं आपकी पीड़ा का एहसास कर सकता हूं, क्योंकि लोग अपने जिन लोगों को हमने खोया वो हमारे अपने ही लोग। विजय जी, लोग अपने जो धार्मिक स्थल है उनको हॉस्पिटल के लिए दे रहे हैं, लोग अपने घर दे रहे हैं। आप जो बंद पड़ा एक ट्रॉमा सेंटर है, उसको आप बंद ही करें। थैंक यू मैडम, शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर रमा श्रीवास्तव को जोड़ना चाहता हूं। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी, गांव के हालात तो आप लोग बेहतर वाकिफ हैं कि किस प्रकार का माहौल है, और अब उस पर से भी एक और बड़ी विपत्ति आ गई है ब्लैक फंगस की। लगातार बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में केसेस सामने आ रहे हैं। हमें किस प्रकार से सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और ख़ासतौर पर जो कोरोना पेशेंट ठीक हुए हैं उनमें ब्लैक फंगस की जो रिपोर्ट आ रही है वो कितनी खतरनाक है? ये बहुत ही खतरनाक है। फंगस तो बरसों से रहा है, लेकिन ये उन लोगों को ज़्यादा पकड़ रहा है जो लोग डायबिटिक हैं या लंबे समय तक स्टेरॉइड्स पे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो बहुत ज़्यादा सावधानी चाहिए, क्योंकि जहाँ भी मॉइस्चर होगा, नमी होगी, वहाँ फंगल इन्फेक्शंस बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और ख़ास करके ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, जिसे ब्लैक फंगस कहा जा रहा है, ये तो एक जानलेवा बीमारी है और इसकी 2 ही दवाइयाँ हैं, और उनका असर भी तभी होता है जब जैसे ही बीमारी शुरू हो वैसे ही मरीज डॉक्टर से संपर्क करे और दवाइयाँ शुरू कर दें। जी। तो नमी से बचना बहुत ज़रूरी है। कारण ये है कि जो लोग वेंटिलेटर्स पर से उतर के आए हैं या ऑक्सीजन मास्क जिनके बहुत दिनों तक लगा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन में भी पानी के थ्रू ऑक्सीजन जाता है और वो मॉइस्चर मेंटेनेंस ज़रूरी होती है, उसमें ऑक्सीजन को नम रखना ज़रूरी होता है। तो ये फंगस सीधे गले से होते हुए लंग्स में उतर जाता है। असर ये दिमाग तक को करता है, क्योंकि आँखों में भी रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, हेडेक होता है, चक्कर आते हैं, और अगर ब्रेन तक पहुंच जाता है तो पेशेंट डिलीरियम में चला जाता है। मीन्स फिर वो किसी को पहचानेगा नहीं, कुछ भी बोलेगा, इस तरह की भयावह स्थिति आने की संभावना होती है। गांव में जिस प्रकार की बदहाली है मैडम, हम लोग गांव को कैसे ठीक करें, वहाँ की सिचुएशन को कैसे नियंत्रित किया जाए? देखिए, आज की परिचर्चा में जो भी बातें मैंने सुनी हैं या लगातार मैं सुन रही हूँ, हम सारे चिकित्सक बहुत बुरी तरह से परेशान हैं इस स्थिति को लेकर, क्योंकि हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य जीवन बचाना होता है हमेशा। और अगर हम इसमें अपने आप को अक्षम पाते हैं कि हम चाह कर भी लोगों को नहीं वो सुविधाएं प्रदान कर पा रहे कि उनका जीवन बचे, तो ये हमारे लिए बहुत पीड़ादायक, बहुत दुखदायी स्थिति है, क्योंकि हमारा सारा प्रोफेशन, हमारी जिंदगी। आप मुझे बताइए कि जितनी बड़ी तादाद में हजारों लाशें गंगा किनारे दफन हैं, और अभी बारिश का वक्त है, बाढ़ आएगी, गंगा जी में पानी आएगा, ये लाशें डिकम्पोज होंगी, और बड़ी तादाद में हजारों लाशें जब नदी में बहेंगी और सड़ेंगी,
उस वक्त का जो जल प्रदूषण है और जो हालात और जो कुछ और बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ये स्थिति तो बहुत सारी बीमारियां और लेकर आएगी। एक साधारण सी जब बाढ़ आती है उसके बाद कितनी सारी बीमारियां फैलती हैं, और जहां ये डेड बॉडीज होंगी, जहां डिकम्पोज बॉडीज होंगी, नेक्रोसिस होगा, तरह तरह के बैक्टीरिया इस पे उभरेंगे, तो ये स्थिति तो और कितनों की जान लेगी, ये हम लोग बहुत शुक्रिया मैडम। वीरेंद्र सिंह जी हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, लाखों करोड़ रुपए का बजट है नमामि गंगे का, गंगा को साफ करना है, एक अलग से मंत्रालय है, एक जल शक्ति विभाग भी उत्तर प्रदेश में क्रिएट हो गया, पर गंगा नदी के किनारे हजारों लोगों की लाशें दफन हो गई, शव बहाए गए गंगा नदी पर, और सरकार खामोश बैठी रही और आज भी ये सिलसिला जारी है। बड़ी दुर्दशा है, और उस दुर्दशा पर सरकार न तब बोल रही थी न अब बोल रही है। देखिए, अभी बहुत सारी बातें कही गई कि उत्तर प्रदेश में इतने गांव हैं, इतना सरकार कर रही है, तमाम सारी बातें आई। ठीक है, ऐसा है कि कोई सरकार चुपचाप नहीं बैठती है, जो उसके हाथ में होता है वो करती है, लेकिन जो असफलता है इस महामारी में वो सामने है, वो भी दिख रहा है, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के जीवन से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। किसी सरकार की सफलता या किसी राजनीतिक दल की जीत हार ये लोगों के जीवन से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हम कल्याणकारी राज्य में जीते हैं। अभी बात आई कि साहब गांव में जो गंगा के किनारे कुछ लोगों ने, बाकी लकड़ी ब्लैक हुई, बाकी ऑक्सीजन ब्लैक करते भी पकड़े गए विपक्ष वाले तमाम। उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत के चुनाव हुए, करीब 58,000 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें चुनाव हुए, जो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड पे हैं। सारी ग्राम पंचायतों में कई सारे गांव भी होते हैं। अगर आप गांवों को जोड़ें तो करीब 1 लाख के लगभग गांव उत्तर प्रदेश में हैं। अगर एक गांव में 2 मौत का भी एवरेज मान लीजिए तो 2 लाख तो लोग ऐसे मर गए। ये बहुत साधारण सा फार्मूला है, ये कोई दावा नहीं है, एक साधारण सी बात कही जा रही है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि देखिए घट गया आंकड़ा, लोगों के मरने की संख्या कम हो गई। जब आग लगी थी तब इनके पास पानी नहीं था, तब बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। अब कहते हैं कि साहब अब देखिए, तो अब क्या राख पे पानी डाला जाए? राख बची है, अब उस राख से आप किसको किसको कहाँ कहाँ लगाएंगे? भाई सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश का सबसे बड़ा राज्य है, एक जरा सा सम्मान मिलता है पूरे देश में गूंजने लगता है कि इस प्रधानमंत्री आवास में सबसे आगे हैं, शौचालय बनाने में सबसे उत्तर प्रदेश आगे है, और लोगों को राशन देने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, और इलाज देने में, ऑक्सीजन देने में, और 100 को शमशान में जगह देने में। अच्छा, आज दोपहर में आप मुझे बता रहे थे कि किस तरह से कमाऊ सदस्यों की लोगों की मौत हुई गांव ग्रामीण में, और किस तरह से लोगों का जीवन अंधेरे में हो गया। किस प्रकार की रिपोर्ट्स आपके रिपोर्टर आप तक पहुंचा रहे हैं? देखिए, जिन महिलाओं के पति मर गए वो बदहवास हैं, अगर वो जिम्मेदारियां छोड़ कर गए, 2-2, 3-3 बच्चे हैं, वो अनाथ हो गए। जो लोग सरकारी सेवा में थे, चलिए उनको नौकरी मिल जाएगी, हो सकता है उनका जीवन सुधर जाए, लेकिन जो खेती पर आश्रित थे, जिनके पास खेती भी नहीं थी, उनके घरों में तो मातम है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। भाई जिनके पास पक्का मकान नहीं है, 2-3 बच्चे हैं, माँ या बाप कोई मर गया, घर का कोई कमाऊ सदस्य चला गया, उन बच्चों का पूरा जीवन अंधकार में बीतेगा। उनके लिए कौन होली, कौन दिवाली, कौन स्कूल, कौन मेला? उनको कोई 2-4 दिन भले लोग सांत्वना दे दें, फिर तो ऐसे ही जीवन हो जाएगा, कोई पूछने वाला तो मिलेगा नहीं। ये सरकार, जो लोग कोरोना की महामारी में मरे हैं, गरीब हैं, उनके लिए क्या कोई योजना ला सकती है? क्या उनको कोई राहत देगी? क्योंकि ये दावे इनके पास बहुत हैं। अच्छा, इस देश में, प्रदेश में मुसलमान के नाम पर हिंदू बीजेपी से कितना अपने आप को पिटवाएगा? बीजेपी ने कितना और उसको टहलाएगी, कितनी बार वोट लेगी? बीजेपी की सरकार में अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो जो पैसा पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार में लूट जाता था, ये पैसा जन कल्याणकारी योजना पर खर्चा करें। उल्टे नर्सिंग होम लूट लिए लोगों को, मरीज भी मर गया
और कंगाल भी हो गया परिवार। घर खेत और जेवर इन्होंने कुछ किया नहीं ऐसे नर्सिंग होमों पर। घर खेत जेवर, अब क्या क्या बचा? बाप माँ अगर जिंदा है, लड़का जवान मर गया, 30 साल के लोग मरे, 35 साल के, 40 साल के, सब बाल बच्चेदार लोग मरे। कोई देख नहीं सकते, आप कलेजा फट जाएगा। जो बच्चे इस एहसास में हैं, जो समझते हैं समाज को, अपने माँ बाप को याद करके रोते हैं, महीनों महीनों सालों साल रोते हैं, छुप छुप के रोते हैं, उनके दर्द का कोई समझ नहीं सकता है। हम आप आंकड़ों की बात करते रहते हैं। बहरहाल जी, बीजेपी की सरकार में जिस तरह से अफसरों ने अभी शिक्षकों को मामले में सरकार की किरकिरी कराई, गांवों में टेस्टिंग के मामले में करा रहे हैं, ये सिर्फ फेस सेविंग कर रहे हैं। इनके पास जवाब देने की कोई व्यवस्था नहीं है। फेल्योर है सिस्टम का, और इस सिस्टम पर सरकार काबू करने में नाकाम है। भाई आपने बताया नहीं कि दिल्ली से जो प्रवक्ता जी बैठी हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे वेंटिलेटर हैं, लेकिन उनको चलाने वाला लोग नहीं है। खरीदे गए हैं, आए हैं, सरकार ने भर्ती नहीं की। भर्ती करते तो हो सकता चल जाता, ये पता है, पूछ लीजिएगा जी। एम्बुलेंस ने लोगों को हजार वसूला, 100 वाहनों ने, सरकार नहीं रोक पाई। अब संजय सिंह लकड़ी देने गए हैं, उनको रोकने की हो सकता कोशिश करें। व्यवस्था में सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जनता की बात और भावनाओं को खाली राजनीति के तौर पर ना देखे। हम लोग गरीब प्रदेश में पैदा हुए, किसानी खेती पर अधिकांश लोगों का जीवन है। अब जो बच्चों का भविष्य है वो तो अंधकार में, जिनके माँ बाप नहीं रहे, खाएंगे क्या? फिलहाल पता नहीं, हो सकता है कि आज देखिए जिन बच्चों के माँ या बाप या माँ बाप दोनों मर गए इस महामारी में, उनका जीवन कैसे होता है। बच्चे जो अबोध हैं, चलिए उनको तो अभी कुछ पता नहीं, लेकिन जो 10-15 साल के हो गए, 18 साल 20 साल के जो जानते हैं, वो माँ बाप की कमी को महसूस करते हैं। वो इस व्यवस्था से नाराज हैं कि उनकी माँ को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, अस्पताल में एडमिशन नहीं हुआ, रोड पर तड़प तड़प कर मर गई। कैसे उनको जीवन चलेगा जी। बहरहाल जो बच्चे अनाथ हैं, आज उनके लिए कहूँगा, और ये दर्द पूरे गांव और शहर सबका है, हमारा आपका, सबके परिवार से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हो सकता है। एक बच्चा कहता है कि तुम होते तो, माँ और बाबा तुम होते तो शायद यह फुटपाथ मेरा घर न होता, मेरे लिए भी होली और दिवाली का त्यौहार होता, मेरे पढ़ने के लिए भी एक स्कूल होता, मैं भी कार से स्कूल आता जाता, मुझे भी इस तपती गर्मी में एसी का सुख मिलता, मुझे बुखार आता तो तुम पूरी रात जागते, अगर माँ बाबा तुम होते तो मैं अनाथ ना होता। बहुत उदास है मेरा जीवन तुम्हारे चले जाने से, हो सके तो लौट आओ फिर किसी बहाने से। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने जो पीड़ा के शब्द दिए हैं, शायद गांव के अधिकांश लोग उस पीड़ा से खुद को जोड़ते हैं और महसूस करते हैं। नेहा शालिनी दुआ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब इस संकट काल में हजारों लाखों लोग और परिवार इतने दुख में हो, इतने कष्ट में हो, उस वक्त आपकी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में इतनी निर्दयता दिखा रही है, इतनी निर्लज्जता दिखा रही है कि वो अपने राज्य के नागरिकों को सांत्वना के 2 शब्द भी नहीं दे सकती अगर मदद नहीं कर रही है तो? ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रजेश जी, की सांत्वना तो दूर की बात, मदद के लिए मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा, जो बच्चे अनाथ हो गए, जैसे उन्होंने अभी बताया, आपके जो भी एंकर थे, सॉरी जो भी थे, मुझे नहीं पता उनका क्या नाम था, ध्यान नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि उन यूपी के, उत्तर प्रदेश के जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं कोविड की वजह से, उन्होंने अपने माँ बाप को खोया है, सरकार उनको 5-5 हजार रुपए जो है बिल्कुल उनको उनका खर्चा उठाएगी, साथ साथ उनकी पढ़ाई का, जब तक 12th तक की जो पढ़ाई होती है उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, उनका रहने खाने का, उन्हें एक पेंशन के तौर पे 4,000 या 5,000 जो है ये भी दिया जाएगा। और ये इस पे बात चल रही है, ऐसा नहीं पर अभी ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है जो जिसका आप जिक्र कर रही हैं। अनाथ, देखिए आदेश नहीं आया,
लेकिन बहुत जल्दी आपको ये सुनने को मिलेगा कि मुख्यमंत्री जी ने 5,000, हो सकता है, मैं एक फिगर नहीं बोलना चाहती, लेकिन इसी तकरीबन इतनी फिगर के ऊपर ही जो है बच्चों को दिया जाएगा जो अनाथ हुए हैं कोविड में। अब रही बात, जिन्होंने अभी आपके जो है उन्होंने बताया कि जो पंचायती चुनाव में अध्यापक और शिक्षक लगे थे ड्यूटी पर, उनके ऊपर भी सरकार ने पहले ही बोला, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, कि हम विचार कर रहे हैं। हमें जो आंकड़ा दिया गया है, बात यह है कि लोग कहने वाले या मीडिया दिखाने वाली आंकड़ा ज्यादा दिखा रही है, लेकिन जो इनके लीडर, मतलब जो ये बताता है कि आंकड़ा क्या है, वो ऑफिसर आंकड़ा जो बता रहा है उसमें और दूसरे आंकड़े में फर्क है। इसी वजह से फर्क क्या, 3 और 1621 में फर्क नहीं सरकार को समझ में आया। सरकार ने कल प्रेस नोट जारी किया, 2 बेसिक शिक्षा मंत्री ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, इन्होंने कहा सिर्फ 3 टीचर और कर्मचारी मारे गए, जबकि ऑफिशियल रिकॉर्ड है 1621 का। हमारे पास रिकॉर्ड जो अभी आ रहा है वो 706 के करीब है। 3 का है, आपका शिक्षा मंत्री कल बोला है 3 का, सतीश द्विवेदी बोले कल 3, और अगर 3 से ज्यादा जो कहेगा वो ओछी राजनीति, यही शब्द बोला था सतीश ने। मैं ये देखिए उन्होंने क्या कहा मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि सरकार दोबारा उस पर विचार कर रही है, आंकड़े मंगाए जा रहे हैं, पूछा तो इसका मतलब पहले आपकी सरकार ने झूठ बोला, लोगों की भावनाओं के साथ खेला और मौत के साथ खिलवाड़ किया। आप इसके लिए माफी मांगे आपकी सरकार। बताइए, जब ऑफिसर जो नहीं ऑफिसर जो आंकड़े दिखाएंगे, तो ऑफिसर को बर्खास्त कर दो, उसके खिलाफ FIR करो, जेल भेजो, उसकी संपत्ति जब्त करो। बिल्कुल कर दिए, बिल्कुल उनको कर दिए बर्खास्त, इसीलिए दोबारा जांच की जा रही है और जल्दी ही जैसे ओके सुरेंद्र राजपूत जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कोई कह रहा है 3 मरे हैं, शालिनी जी कह रही हैं 700 और यूनियन कह रही है 1621, अधिकारी कह रहे हैं और ज्यादा। अब मैं किसकी बात मानूं? सुरेंद्र जी। ब्रजेश भाई, किसी की बात मत मानिए। सच बात यह है कि आंकड़े उससे कहीं ज्यादा हैं, लेकिन चूंकि अब योगी जी के राज में हो सकता है कि मृत्यु का नाम उन्होंने बदल के जीवन कर दिया हो, जैसे फैजाबाद का अयोध्या कर दिया और इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया। नाम बदलने में माहिर है। आप एक चीज जान लीजिए कि जब गंगा नदी को नाइजीरिया में ये लोग बता देते हैं तो कैसे छली और मायावी लोगों की सरकार है। आज इस स्थिति ये है कि सरकार पूरे के पूरे डिनायल मोड में है। जब तक ये समस्या को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक समस्या का निदान कैसे करेंगे? और DG बेसिक विजय किरण आनंद, इन दोनों को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने झूठ बोला। बर्खास्त के साथ साथ इनको बाकायदा आजीवन कारावास होना चाहिए, क्योंकि लोगों की मृत्यु से खेले हैं और जिम्मेवार हैं उसके। ऑलराइट, वैभव महेश्वरी जी, मैं आपके कमेंट्स जानना चाहता हूं। नेहा जी कह रही है 700, बेसिक शिक्षा मंत्री कह रहा है 3, और 3 से ज्यादा अगर आप बोलेंगे तो ओछी राजनीति बोल रहा है वो। भाई इसमें 3 और 700 800 की कोई बात ही नहीं है। आप जब ये पता लगा लेते हो कि रातों रात की, जो पिछली बार वो बसों का एक जमावड़ा 2 पार्टियों के बीच का झगड़ा था कि हजारों बसें, रातों रात इन्होंने RTO से उसकी फिटनेस चेक करने लग गए थे। तो अरे 1000 गाड़ियों की फिटनेस चेक कर डाली। आपके चुनाव, आपके अधिकारी हैं, अगर किसी की डेथ हो गई है तो आप चेक कर लो। आप बिल्कुल ये कहोगे कि साहब वो कुर्सी पे बैठ के मरे थे तो मानूंगा, घर जाते हुए मर गए तो नहीं मानूंगा, ऐसे मर गए तो मानूंगा, वैसे, तो आप इसका मतलब आप पब्लिक की बातें नहीं कर रहे हो, आप बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि सर ब्रजेश जी, इस समय हालत ये है कि जो ये चिताएं दिख रही हैं इसके मूल कारणों में जाने की बड़ी जरूरत है। हमें ये सोचना होगा कि वो लोग शायद ऐसे होंगे जिनके पास उस लकड़ी को खरीदने के पैसे नहीं होंगे। करेक्ट है। और वो मरे इसलिए होंगे कि उनके पास पैरासीटामोल खरीदने का पैसा नहीं होगा। आपको पता है कि सरकार के हाथ में रातों रात इनके सबके बिजली के बिल, बकाए, तमाम तरह के कर्जे माफ किए जा सकते हैं, इनके खातों में पैसे डाले जा सकते हैं। सरकार अपने कर्मचारियों के 1600 और 3 में उलझी हुई है। यहां 16,000, शायद 1,60,000, शायद 16 लाख इतने लोग मर गए हों। आप उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार उनको उनकी पैरासीटामोल का भी पैसा उनके अंदर देने वाली है। वो अपने लोगों को नकार दे रहे हैं तो उनका पैसा वो कैसे देंगे? इस समय पर लोग ना अपने बच्चों की स्कूल का फीस दे पा रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों का लगातार दबाव है। आज ही देखिए मंत्री जी ने कहा कि प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ाएंगे। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। फीस नहीं बढ़ाएंगे की आप बात कर रहे हो? पिछले कोरोना काल से लेकर अब तक आपको फीसें कम से कम आधी करानी चाहिए।
दूसरी बात ये फीस के नाम पर बिजली के बिल, नेहा जी दिल्ली में रहती है, यूपी का तो इन्हें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन दिल्ली का तो पता होगा बिजली के बिल वहां नहीं आते। शुक्रिया, आपको सैयद जरीन से बोलेंगे, आप दोनों शांत हो जाए कृपया। यूपी में तो आपको कोई भी टाइम कम है, प्लीज सहयोग करिए, प्लीज सहयोग करिए। सैयद जरीन जी, आप मुझे बताइए कि इस विपत्ति काल में जब लोगों को मदद की जरूरत है तब सरकार उनके साथ खड़ी नहीं है, बल्कि लोगों को ही अपमानित करने और उनको धमकाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जरीन जी, सिर्फ जरीन जी बोलेंगे, प्लीज गो अहेड। जी बिल्कुल। देखिए, एक सरकारी एक तंत्र होता है, आपदा प्रबंधन विभाग होता है। वो इसीलिए बनाया जाता है कि जब अचानक आपदा आ जाए तो कैसे लोगों की मदद करी जाए। वो भाग गया विभाग है तो अब इतनी बड़ी आपदा फरार है उत्तर प्रदेश में। जी वही तो मैं कह रही हूँ, अब इतनी बड़ी आपदा पड़ी है कि मानव जाति में, मानव इतिहास में इतनी बड़ी आपदा कभी ना पड़ी, और हम दुआ करेंगे कि इससे बड़ी आपदा कभी हमारे देश पे ना पड़े, किसी इंसान पे ना पड़े, किसी मुल्क के ऊपर ना पड़े। अच्छा, जो लोग डेली जो कमाते थे उनको क्या आर्थिक उनकी मदद करी गई है? इतने दिन से लॉकडाउन चल रहा है, क्या आर्थिक मदद सरकार कर रही है? अच्छा, जो लोग एडमिट हैं, अब काला बाजारी सबको पता है, खुलकर काला बाजारी आ गई है कि इतनी काला बाजारी हो रही है, मतलब आप सरकारी अस्पतालों में भी आप जाइए तो वहां पर भी लोग आपको लूट ही रहे हैं। और जिस तरीके का जो अब जैसे लखनऊ तो चलो यहाँ अरे इनकी पूछिए वैभव महेश्वरी की, इनके पुलिस जो है मरीज बनकर इनकी एम्बुलेंस बुलाई, ऑक्सीजन और एम्बुलेंस दोनों जब्त कर, पुलिस मरीज बनकर फोन करती है। देखिए मतलब शातिरपना देखिए, यहाँ तक है जब जो मेन बात ये कि 420 का मुकदमा टेम्पो वाले पे दायर किया है। 420 की किसने? 420 सरकार कर रही है, फर्जी मरीज बन के आप एम्बुलेंस बुला रहे हो, फर्जी 420 का मुकदमा उस पे कर रहे हैं। जरीन जी बोले, जरीन जी बोले, जरीन जी बुलाया जाए। असली काला बाजारे वार करने वालों को तो पकड़ नहीं पा रही है, असली लोगों को तो पकड़ नहीं पा रही है। जो लोग सच में दोषी हैं उनको तो जगह की भी बात कीजिए ना। बोलिए जरीन जी। राज्यों में भी कांग्रेस भी फेल हुई है, आम आदमी पार्टी भी फेल हुई है। अब वो कह रहे हैं कि यूपी में हो रहा है तो हम क्या करें, आप बाकी राज्यों को भी कहिए। जरीन जी बोलिए, जरीन जी गो अहेड प्लीज। मैडम पहले आज जाकर लोगों की हालात जान कर आइए, आज सिर्फ पेपर के आंकड़ों को ना पढ़िए। ये यहाँ पर हमेशा से होता आया है, ये हमेशा से होता आया। आप कागज पे लाए, आप लोगों की जिंदगी मौतों को कागज पे मत आकिए, आप लोगों की जिंदगी मौतों को कागज पे मत आकिए। जो बेवा हुई हैं औरतें, जो बच्चे यतीम हुए हैं, उनका जाकर दर्द समझिए मैडम, पहले उनका जाकर दर्द समझिए, जिन्होंने जिंदगी भर के लिए अपना पिता खो दिया। आप आंकड़ों पर बीबीसी और लोगों की मुझे मत बताइए। ये कागजी पेपर बंद कीजिए, आप ये कागजी आंकड़े बंद कीजिए। आप चलता रहेगा मुकदमा, लेकिन लोग थैंक यू, शुक्रिया दोनों लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया प्लीज कॉपरेट। सिर्फ डॉक्टर रमा श्रीवास्तव बोलेंगे। धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, क्या ये सही वक्त है? कुछ और राज्यों में मैंने देखा कि ब्लैक फंगस को भी कोरोना जैसी महामारी घोषित किया गया ताकि हम आपातकालीन इंतजाम कर सकें और कानून का और एक्ट का सदुपयोग करके लोगों को बचा सकें। क्या ये सही वक्त है कि यूपी में हम ब्लैक फंगस को तत्काल प्रभाव से महामारी घोषित करें? बिल्कुल 100%, क्योंकि जितनी डेथ्स हो रही हैं और जिस तेजी से ये बीमारी फैल रही है पोस्ट कोविड पेशेंट्स में या कोरोना के पेशेंट्स में, वो एक महामारी की तरह ही लोगों की जान ले रही है। इसलिए अगर बाकी के स्टेट्स ने ये डिक्लेयर किया है तो हमारे प्रदेश में भी ये डिक्लेयर शीघ्र हो जाना चाहिए, और इसके लिए जितनी भी दवाइयां संभव हैं वो हर अगर ये इसको महामारी घोषित कर देंगे ब्लैक फंगस को, तो ये दवाएं भी कंट्रोल कर सकते हैं, सिस्टम भी डेवलप कर सकते हैं और लोगों तक सुविधाएं भी पहुंचा सकते हैं, बशर्ते ये ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करें, जो कि उत्तर प्रदेश ने अभी नहीं किया है। ये फिर देर कर रहे हैं, मैं आपसे बता रहा हूं। ये इनकी समझदारी का अभाव है। इस पर हालांकि एक पत्रकार के तौर पर मुझे किसी की समझ पर सवाल नहीं उठा सकता मैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इनकी समझदारी का अभाव है। देखिए, चिकित्सक को तो दवा चाहिए, जब हमारे हाथ में दवा होगी तभी हम मरीज का इलाज धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं आज की इस विशेष महत्वपूर्ण परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। बहनों भाइयों, अपना ध्यान रखिए। सरकारी आंकड़ों में कोरोना कम है, आपके गांव और शहर में बिल्कुल नहीं, आपके मोहल्ले और पड़ोस में तो बिल्कुल ही नहीं। आपने पूरी सावधानी बरतनी है, क्योंकि सरकार के आंकड़ों के जाल में फंसे अंजाम आपको बेहतर पता। नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।